ओके, तो आज हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक है पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा अभी टाइम चल रहा है, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो सीजन चल रहा है, इसमें इंश्योरेंस की जो सेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हमें मिलेंगे जो ऑलरेडी इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी कंपनी का। तो अगर ऑलरेडी किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और हम चाहते हैं कि वो कस्टमर हमारे साथ जुड़े, तो हमारे पास उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? हम उसको फ्रेश पॉलिसी देंगे तो वो नहीं लेगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर हम उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू कंडीशन में रखते हुए पोर्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि सर आपको वेटिंग पीरियड दोबारा से नहीं देना पड़ेगा, सारी चीजें आपकी डे वन से ही कवर रहेंगी, तो हो सकता है वो हमारे साथ कन्वर्ट हो जाए। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी कस्टमर का पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं, तो पोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले पर्सन को अप्रोच कर पाएंगे, राइट। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? यस मैडम। ओके। तो हमारे पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्टार हेल्थ, हम स्टार हेल्थ की पीपीटी यूज कर रहे हैं। बट आप लोगों को इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि हम सिर्फ स्टार हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, नहीं सर। पोर्टेबिलिटी रूल्स जो होते हैं वो सभी कंपनी के लिए, सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो जितनी भी कंपनीज हैं, पूरी टोटल 32 कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ डील करती हैं, सारी 32 की 32 इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम ही रूल रहते हैं। आप किसी भी कंपनी से आप चेक करेंगे या किसी भी कंपनी का प्लान पोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके रूल सेम ही रहेंगे, रूल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, पार्टिकुलर एंड कंडीशंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मिनिमम जो है एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री का मतलब ये होता है कि हम पोर्ट कब पॉलिसी कर सकते हैं। जनरली हम 18 साल से लेके 65 साल तक के किसी भी पर्सन को पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं किसी भी अलग कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नीवा भूपा का हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है या किसी का नेशनल का चल रहा है, तो हम अपनी कंपनी में उसको लेके आ सकते हैं। पॉलिसी पोर्ट कौन कौन से कंडीशन में कर सकते हैं? इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है तो भी पोर्ट की जा सकती है, और फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है तो भी हम उसको पोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी। और बिफोर रिन्यूअल डेट ऑफ पॉलिसी, तो पॉलिसी कितने दिन पहले हम पोर्ट कर सकते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजों के लिए बात करेंगे। मिनिमम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 45 दिन पहले पोर्ट की जा सकती है, और मिनिमम जो है वो डे वन, मतलब यानी कि आज का पोर्टेबिलिटी है तो आज के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या लास्ट डे भी कर सकते हैं, या एक दिन पहले भी कर सकते हैं। ये मिनिमम टाइम होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम मिनिमम लास्ट डेट पे ना आए। हम पॉलिसी को अगर पोर्ट कर रहे हैं तो उसको एक सर्टेन टाइम से पहले, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले एटलीस्ट कस्टमर का अप्लाई कर दें, ताकि कोई भी क्वेरी या कोई भी पेंडेंसी आती है तो हम उसको टाइम पे क्लियर कर सके, और जिस दिन उसकी रिन्यूअल डेट है उस दिन से पहले पहले हम उसको पॉलिसी दे सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो चल रही है जिस भी प्रीवियस कंपनी से, उसकी रिन्यूअल डेट क्या है? कई बार आपने सारी चीजें बता दी अपने कस्टमर को और रिन्यूअल डेट ही नहीं पूछी, उसकी रिन्यूअल डेट जनवरी में निकल गई या दिसंबर में थी, तो उसका कोई पर्पस नहीं होगा आपको उसको अप्रोच करने का, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी किस कंपनी से रनिंग है, किस XYZ कंपनी से, अपोलो से, बजाज से, रेलिगेयर, नेशनल, ओरिएंटल, किसी भी कंपनी से आपकी पॉलिसी चल सकती है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आपने जो पॉलिसी ले रखी है सर, वो कितने लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, और उस इंश्योरेंस कवर के लिए आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं। आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है, 5 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख की ली है, या 25 लाख रुपए की लिए, जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है उस सम एश्योर्ड के लिए, बेसिक अमाउंट के लिए आप प्रीमियम कितना देने वाले हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चंस ध्यान रहे आपको सीक्वेंस में ही पूछना है, कभी भी ऊपर नीचे पूछेंगे या रिन्यूअल डेट बाद में पूछेंगे सारे क्वेश्चन पूछने के बाद, तो भी आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम लिया था आपने या नहीं लिया था, अगर लिया था तो किस रीजन से लिया था, कोई क्रिटिकल बीमारी थी, या कोई बाईपास सर्जरी, एनी स्टंटिंग, या फिर कई बार किसी भी तरह का कोई किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है,
तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मतलब छोटी मोटी बीमारी के लिए ही क्लेम लिया हो। कई बार एक्सीडेंट का भी कोई मेजर क्लेम होता है, तो उस कंडीशन में हम पॉलिसी पोर्ट नहीं करते। तो ये सारे क्वेश्चन हमें पूछने हैं। अगर वो बोलता है छोटा मोटा क्लेम है, तो हम उससे ये पूछेंगे सर अमाउंट कितने का था, क्लेम आपका इजीली क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था। ये सारी चीजें आपने अपने कस्टमर से पूछनी है। उसके बाद उससे ये भी पूछना है जो आपने क्लेम लिया उसका डिस्चार्ज समरी आपके पास मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम क्लेम अपनी नेक्स्ट कंपनी के अंदर दर्शाते हैं या उसमें दिखाते हैं, तो डिस्चार्ज समरी भी लगानी पड़ेगी उसके बिहाफ पे। जो हम जिस भी कंपनी में पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं उसमें डिस्चार्ज समरी डिमांड करते हैं, तो डिस्चार्ज समरी भी आपको लगानी पड़ेगी। ऑलवेज आस्क ऑल क्लेम्स, सारे सारे क्लेम्स के बारे में पूछना है। जो क्लेम है वो किस रीजन से हुआ था, डेट क्या थी, अमाउंट, एंटिटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने समय से चल रही है। सर यहाँ पे हम उससे ये पूछेंगे कि आपकी पॉलिसी कितने टाइम से चल रही है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है, आपके सारे पॉलिसी पेपर्स है, अगर किसी की 3 साल 4 साल 5 साल से चल रही है तो उसके पॉलिसी के पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, और आईडी प्रूफ भी जरूरी होते हैं। अगर कोई भी एल्डर पर्सन है, अब तो केवाईसी मैंडेटरी हो गया, तो हर एक केस में आपको आईडी प्रूफ चाहिए। उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने कस्टमर से लेनी होगी, प्रपोजर से। ठीक है, अगर किसी की एज ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों की 45 से प्लस है, 40 से प्लस है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ आपने लेना होगा। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टार हेल्थ के केस में ऐसा होता है कि अगर आपका प्रीमियम जो है वो 10,000 से ज्यादा का है। ठीक है, पहले यहाँ पे कंपनी 25,000 रुपए की कंडीशन लगा के रखती थी, लेकिन अभी 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका प्रीमियम अमाउंट है, तो उससे कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, बैंक डिटेल्स लेना जरूरी है। वो कंपनी का जब हम लिंक बनाते हैं या जब हम प्रपोजल फिल करते हैं उसमें हमें मैंडेटरी होता है फिल करना। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने स्टार हेल्थ के कस्टमर से लेनी है अगर आप स्टार में पोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी अदर कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं तो हमें बैंक डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें कोई भी किसी भी तरह की बैंक डिटेल्स नहीं चाहिए। हम इजीली पॉलिसी को पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ तक सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं बताया इसमें कुछ? नहीं मैडम, समझ आया। ओके, उसके बाद ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल मेंबर्स का हाइट, वेट एंड डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछना है, क्योंकि कई बार कस्टमर बोलता है कि मेरी एज 35 साल है। ठीक है, या मेरी एज 35 साल है, लेकिन जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है तो उसकी एज जो है वो 35 कंप्लीट होके कई बार 36 हो जाती है। तो उसमें प्रीमियम में डिफरेंस आता है। हम किसी को भी प्रीमियम बताएंगे तो सबसे पहले उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लेनी है। सभी मेंबर्स का हाइट, वेट भी होना चाहिए आपके पास। प्लस इसके अलावा एड्रेस भी चाहिए होगा, जिसमें आपने कम्युनिकेशन एड्रेस लेना है। अब कम्युनिकेशन एड्रेस अलग हो सकता है या परमानेंट एड्रेस भी अलग हो सकता है। दो तरीके के एड्रेस होते हैं। कम्युनिकेशन जहां पर वो रह रहा है जिस भी लोकेशन पे, लेकिन अभी क्या है कि हमें वो एड्रेस देना है जिसका उसके पास प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आधार कार्ड दिया है, तो आधार कार्ड वाला एड्रेस ही आपको अपनी पॉलिसी बनाते समय फिल करना होगा। अगर आप आधार कार्ड वाला एड्रेस नहीं डालते हो या दूसरा एड्रेस डालते हो, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रूफ देना होगा उसका। ठीक है, उसके बाद मेल आईडी भी जरूर पूछनी है। मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि मेल आईडी होगी तभी हम उस पर लिंक भेज पाएंगे। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर दोनों चीजें पूछनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक नंबर पे कॉल नहीं लग रही है तो सेकंड नंबर आपके पास होना चाहिए बात करने के लिए। कई बार एक नंबर है और कॉल नहीं लग रही है और उसका फिर आपको कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी आई हुई है, तो आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा दो नंबर लेने हैं अपने किसी भी कस्टमर के, अल्टरनेट नंबर और आपका जो फर्स्ट नंबर होता है, मतलब जो मेन नंबर है, वो दोनों नंबर लेके रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें ये पूछना है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। अगर कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्लोज करना है, कितने टाइम से ले रहे हो। ठीक है, वो सब आपको पूछना है। और इसके अलावा आपकी पॉलिसी फिर आप आराम से पोर्ट हो जाएगी। और किसी भी अगर आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली अपने कस्टमर से यहाँ पे पूछेंगे तो पॉलिसी इजीली पोर्ट हो सकती है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चंस जो पूछने हैं इसी सीक्वेंस में पूछने हैं। और हमारी जो कंपनी है, ज्यादातर कंपनीज के अंदर टीपीए जो रहता है वो इन हाउस टीपीए है, आउटसाइडर टीपीए नहीं है। तो क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद से ही सेटल करेगी।
आपको अपनी जेब से या आपके कस्टमर को अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अभी हमारे ये बेसिक पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू दिव्या। आई होप सभी को पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स क्लियर हुए होंगे। ये ट्रेनिंग हमने गुड ऑलरेडी आफ्टरनून सर। पहले भी कई बार ली हुई है, लेकिन बीच बीच में हम लोग इसको लेते रहते हैं ताकि जब आप पोर्टेबिलिटी करें तो आपको कोई चैलेंज ना आए। किसी को कोई इस चीज में डाउट या कुछ कंसर्न रहा क्या पोर्टेबिलिटी को लेके? नो। अबे जी शाह साहब, पहले भी आपने इसका ट्रेनिंग शायद लिया हुआ होगा, तो नहीं मैडम ने भी वैसे ही मेहनत करके समझाया या नहीं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया सर, जैसे आप बताते हो वैसे ही बताया हुआ सर ने। वेरी गुड सर, वेरी गुड। लग रहा है कि यस, कॉपी तैयार हो गई है मेरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज हो जो आपको डाउट में हो या कोई कंफ्यूजन में हो, आप सभी से बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा पर्पज सिर्फ ये रहता है सर, नॉलेज प्रॉपर देना, ताकि कल को जब आप काम करने लगे तो उसमें ये चैलेंज ना आए। पोर्टेबिलिटी बहुत ध्यान से और जेन्युइन करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कस्टमर की पॉलिसी खराब ना हो। अच्छा यस और सर, नो? जैसे एक क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन था सर। जैसे मान लीजिए एक फ्रेश पॉलिसी या किसी कंपनी के साथ पुरानी पॉलिसी चल रही है और एक पोर्ट पॉलिसी हम लोग ने कराया दूसरे कंपनी में, तो क्लेम वाइज कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता आफ्टर पोर्टेबिलिटी कुछ कि ये पोर्ट पॉलिसी है या फ्रेश पॉलिसी में जैसे कंटिन्यू चल रहा है उनका, सर इसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं आता डिफरेंशिएट है, तो नहीं लेकिन करते? कोई अर्ली क्लेम आ जाता है तो कंपनी को सोचना पड़ जाता है। अर्ली क्लेम और किसी बड़ी चीज के लिए क्लेम आ जाए तो कंपनी थोड़ा सा सोचती है, डिस्कस करती है, चेक करती है, वेरिफिकेशन करती है कि जब पॉलिसी लिया था तब तो उसने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। जैसे बहुत सारे लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल से पॉलिसी में है और पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं, लेकिन पोर्ट कराते वक्त उनको बीपी भी हो चुका होता है, शुगर भी हो चुका होता है, कुछ ना कुछ चीजें, दवाइयाँ चल रही होती हैं, लेकिन वो पोर्टेबिलिटी के टाइम में ना बोल देते हैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया, तो कंपनी क्या बोलेगी? सर आपने पोर्टेबिलिटी इस टर्म्स पे कराई है, गुड फेथ बेसिस पे, कि जो भी आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं, कुछ भी इसमें फेक नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। कि आपने बताया कोई पीईडी नहीं है, कोई दवाई नहीं लेते, कोई एडमिट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी 4 महीने में ही, 2 महीने में ही क्लेम आ गया, और डॉक्टर को आपने बता दिया मैं 4 साल से बीपी की दवाई ले रहा हूँ, 2 साल से मेरे शुगर की दवाई भी चल रही है, बोल दिया, पेपर भी सबमिट कर दिए, तो जो आपकी पोर्टेबिलिटी हुई वो नल एंड वाइड हो गई। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से नल एंड वाइड हुआ तो कंपनी भी उसको फॉलो नहीं करेगी, क्लेम नहीं देगी सर। क्लियर कि नहीं अभय जी? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? Yes. इसीलिए हम बार बार क्यों पूछते हैं, बार बार क्यों पूछते हैं कि कुछ भी है तो बता दीजिए सर, कुछ भी है तो प्लीज बता दीजिए। पोर्टेबिलिटी करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही तरीके से करना जिससे कस्टमर को क्लेम मिल जाए वो बहुत मुश्किल है। वो थोड़ा ध्यान से समझ के करेंगे तो आपके कस्टमर का पॉलिसी खराब नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको वही याद दिलवाना है कस्टमर को जो पोर्टेबिलिटी के टाइम में हुआ था, वही वो आगे बोलेगा, तो उसका क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उससे कुछ भी डिफरेंशिएट करता है, वो कुछ भी चेंजेस करता है। अच्छा, ये तो कितने लोगों को पता है कि पोर्टेबिलिटी अगर सही तरीके से होती है क्लेम मिल जाता है। सब कुछ सही करने के बाद भी क्लेम नहीं मिलते, उसके क्या रीजंस होते हैं, कोई बताएगा? सब कुछ सही कर दिया, पोर्टेबिलिटी सब कुछ सही कर दी, और फिर भी क्लेम नहीं मिलते कई बार, और रीजन कॉज यही होता है पोर्टेबिलिटी में इशू आया, पोर्टेबिलिटी एजेंट ने सही सही नहीं करी इसलिए क्लेम नहीं मिला। बाकी लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज, मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं? किसी को पीईडी नहीं थी, कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने वही डिस्क्लोज किया और पोर्ट करा ली, उसके 1 महीने बाद क्लेम आ गया, 15 दिन बाद क्लेम आ गया, और क्लेम नहीं मिलता है। क्या रीजन होता है, कोई बताएगा? कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जैसे कि मैटरनिटी कवर होता है, तो उसमें अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो उस कंपनी में वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा सर। ओके। कुछ केस में, जैसे कुछ केसेस में कम साल की पॉलिसी चली हुई होती है, तो जिस कंपनी में जी पोर्ट जी करा रहे हैं तो उसमें वो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एप्लीकेबल है। यस यस। लेकिन सर मैं ये चीज बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको पीईडी नहीं थी, कोई पीईडी नहीं है। जब पुरानी बीमारी नहीं है तो फिर वेटिंग पीरियड क्यों लगेगा, चाहे 1 साल ही चली हुई पॉलिसी हो?
सर ठीक है गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। आप क्लेम की बात कर रहे हैं ना कि क्लेम नहीं मिलता हाँ, क्लेम कई नहीं बार। मिलता। हाँ, जी, तो वो थोड़ा सा आप ही प्रकाश डालेंगे वर्मा साहब, प्रभु कृपालु मैं बिल्कुल दयालु। डालूंगा सर। हाँ जैसे जी। पहले तो ये वाली चीज क्लियर कर देता हूँ, जो अभी 1 साल वाला वर्किंग है, आपने सही बोला, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज नहीं किया जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिसीज। अगर कोई स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स वाला क्लेम आता किसी कंपनी में पोर्ट करते वक्त, और पॉलिसी 1 साल ही चली हुई है, तो आपको ये बताना है सर 1 साल वहां हो गया और यहाँ दूसरा साल स्टार्ट हुआ है आपका। अगर इस साल में कोई स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स का कोई क्लेम आएगा, तो यहाँ पर 1 साल के बाद मिलेगा। यस और नो अभय जी, क्लियर की नहीं? ये तो हम बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज सीक्वेंसेस हुए हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स हुए हैं जो कस्टमर्स बताना जरूरी नहीं समझते। जैसे मेरे साथ पर्सनली ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने किसी कस्टमर की पॉलिसी पोर्ट करी एक्स कंपनी से वाई कंपनी के अंदर, और उसका 15 दिन बाद ही क्लेम आ गया और उसको क्लेम नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने बड़ी बेवकूफ़ी करी, बड़ी गलती करी, और उसके बारे में उसने मेरे से डिस्कस नहीं किया। उसकी वाइफ का 1 महीने पहले रिक्शे से जा रही थी, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो रिक्शे से गिर गई, और पैर की जहाँ पे टकना होता है ना, नीचे जैसे चलते हैं जहाँ पे हमारा फुट होता है, पैर मुड़ता है, तो वहां टकने से उसका पैर मुड़ गया था। तो पैर मुड़ा तो उसने उसमें मरहम पट्टी लगा ली, घर में जो देसी नुस्खे लोग करते हैं, और वो लगा के उसने घर में किसी को बताया भी नहीं, छोटा मोटा गिर गई थी, आयोडेक्स लगाई, बैंडेज लगाई, पट्टी लगाई, लेकिन आराम नहीं पड़ा। दर्द चलता रहा कई दिन से, थोड़ा बहुत लटक लटक के चल रही थी। पॉलिसी पोर्ट करा ली, पोर्ट कराते वक्त भी उसने कुछ नहीं बताया, और 15 दिन के बाद उसने, जब पॉलिसी पोर्ट हो गई, 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया, तो वो चली गई एक्सरे कराने कि वे एक बार एक्सरे करवा लेते हैं। जब 14 दिन बाद उन्होंने एक्सरे कराया तो उसमें पता चला उनकी हड्डी टूट गई है, यहाँ पर तो फ्रैक्चर होगा और यहाँ पर एक सर्जरी होनी रिक्वायर्ड है। तो वो एडमिट हो गए। अब वो कस्टमर ने वाइफ को एडमिट करा दिया, और जब डॉक्टर ने पूछा ये कब लगी थी चोट, तो उन्होंने बोल दिया 1 महीने पहले ऐसे ऐसे रिक्शे से गिर गई थी। और मेरे पास पॉलिसी अभी 12 दिन 15 दिन पहले ही आई है पोर्ट करते वक्त, तो क्लेम मिलेगा। 1.5 लाख रुपए का क्लेम था, क्लेम नहीं दिया कंपनी ने। 10 साल पुरानी पॉलिसी थी, और उस कस्टमर ने बहुत कुछ मुझे बुरा भला कहा, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानी। ऐसा सुना है कभी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैं कहा सर एक बार मेरे से बात तो कर लेते, अगर आप एडमिट करने जा रहे थे तो वाइफ को मुझे बता ही देते कि जब आपने एक्सरे बाहर से करवा लिया था, आप एडमिट कराने जा रहे हो, तो मेरे से बात कर लेते, मैं बोल देता 10 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है, तो डॉक्टर क्या पूछने आता, रिक्शे वाले को पकड़ के लेके आता कहीं से कि रिक्शे वाले से कब गिरे थे कब नहीं गिरे थे। लेकिन ऐसा हुआ सर, और उसका क्लेम नहीं मिला, ना कैशलेस में मिला, ना रीइंबर्समेंट में मिला, क्योंकि कंपनी कस्टमर अपनी स्टेटमेंट दे चुका था कि मेरे को 1 महीने पहले ऐसे ऐसे चोट लगी थी, और पोर्टेबिलिटी की डेट 10 दिन 12 दिन बाद की थी। मैं आपको समझा पाया कि नहीं? रियल एक्सपीरियंस से आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ गलत जी तो सर। नहीं है? एकदम सही बताया सर नहीं आपने। नहीं, ये अच्छा सर, होता है एक सर। बहुत ऐसा अच्छे से होता है आपने एलोबरेट किया सर, बहुत अच्छे से वर्मा साहब। जी। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब क्लेम के टाइम में मतलब इस तरह की चीजें आती हैं सामने? सर क्लेम में ही आती है ये सारी चीजें। जब तक आप क्लेम नहीं ले रहे ना कंपनी से, तब तक सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, और जिस दिन आप क्लेम लेते हैं उस दिन कंपनी की सच्चाई आपको पता चलनी शुरू हो जाती है कि कौन कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। अबे ठीक जी है। गलत कह रहा हूँ? आपने भी फेस किया, अब तो कई क्लेम आपके हाथ से भी निकल किया चुके हैं। किया सर, तो हाँ तो किया सर है, हाँ वर्मा साहब, बहुत एक किया। एक छोटी सी क्वेरी है, ये जी क्लेम मिलेगा, अप्रूव होगा या नहीं अप्रूव होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये टीपीए पे ही पता लग जाना चाहिए ना सर? नहीं? सर, टीपीए तो मैसेंजर है। अच्छा। टीपीए क्या करता है, आपकी जो भी क्वेरीज है उसको उठा के कंपनी को भेजता है, और ठीक है। कंपनी में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, फिर देखते हैं इसमें एडमिट का रीजन है या नहीं। और एडमिट का रीजन है तो उससे जस्टिफिकेशन मांगते हैं, और नहीं है तो भी जस्टिफिकेशन मांगते हैं। दोनों केस में डॉक्टर को जस्टिफिकेशन देनी होती है। पेशेंट तो बीमार होके आया है, उसको तो लग रहा है कि मेरे को जो डॉक्टर बोल रहा है मैं तो वैसा करूंगा, लेकिन कोई 99 पे 100 पे एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में आएगा तो डॉक्टर पूछेंगे तो सही कि 100 पे
100 के टेम्परेचर में एडमिट करने की क्या जरूरत पड़ गई है? डॉक्टर जस्टिफिकेशन देगा, इसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन है या ये दिक्कत है, उसका टेम्परेचर शूट आउट हो रहा है, 103 104 भी पहुंच रहा है, स्टेबल नहीं है, तो वो रीजन तो डॉक्टर ही देगा सर। और अगर वो जस्टिफाइड डॉक्टर टू डॉक्टर बेटर वे में कर सकता है, और अगर वो नहीं करता है तो फॉल्ट कंपनी का नहीं है सर। नहीं ठीक है सर, अच्छे बहुत अच्छे से आपने बताया, मगर पॉइंट मेरा सर ये था कि ये वेरिफिकेशन तो उसी पॉइंट पे होता है ना सर, जैसे हम नहीं लोग होता ना कहते हैं सर, कि वो जो अच्छा। मैसेंजर है, आप किसी चीज के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हो, आपके पास कोई बंदा आया है, आपको बैठा रखा है टीपीए डेस्क पे कि आप स्टार भी देखते हो, टाटा भी देखते हो, बजाज भी देखते हो, आईसी भी, सब जगह आपको मेल भेजने का काम है। आपका काम क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट आएंगे आपको मेल भेजनी, आपका सिर्फ इतना ही काम है। आगे सब चीजें कंपनी देती है, नहीं देती है, कोई चीज मांगती है, तो फिर आप उस बंदे को बोलोगे जी, उस डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब ये क्वेरी आई है वहां से जो आपने भेजा था, तो डॉक्टर फिर रिप्लाई लिखेगा, फिर भेजेगा, फिर आप भेज दोगे। आपका यही काम है बस, नहीं नहीं आपका बिल्कुल भेजना है ठीक। और रिसीव करना है। तो जी टीपीए सर। डेस्क का जो हॉस्पिटल में टीपीए डेस्क होती है, वो इससे ज्यादा कोई और रोल प्ले नहीं करती है। वो आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, एक बीच में मीडिएटर की तरह हेल्प करती है आपकी, कि आपका कोई भी कम्युनिकेशन वो कंपनी तक पहुंचाते हैं और कंपनी से रिसीव करते हैं, इतना ही काम है उनका। चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी समेटते रहेंगे सर आपसे अनुभव ना। मगर कोई बात। मगर एक क्वेश्चन ना और निकल रहा है सर, जो इनिशियल अप्रूवल होता है, हाँ। जैसे इनिशियल अप्रूवल जो होता है आधा पौने घंटे के अंदर, तो वो वो यही डॉक्टर्स भेजते हैं सर, इमीडिएटली भेज देते हैं अगर जेन्युइन केस है और हाँ, पहली बारी में ही डॉक्टर ने सही से लिख के, इमरजेंसी लिख के भेजा है, कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरा आया हुआ है, तो इमीडिएटली अगर 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट मांगी गई है तो 10,000 का इनिशियल अप्रूवल वो पहली बारी में ही आ जाता है, अगर डॉक्टर सही से लिख के एक ही बारी में चीजें भेजता है। और कस्टमर का जेन्युइन कॉज है, कंसर्न जेन्युइन है, जो डॉक्टर के भेजने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और आपकी नहीं पॉलिसी के ऊपर, जी पॉलिसी कितनी पुरानी है, कितनी नई जी है, पोर्टेबिलिटी जी है, फ्रेश है। जी पोर्टेबिलिटी में पहले 6 महीने के अंदर कोई भी क्लेम आता है ना, कंपनी की फर्स्ट। सर। सर लोगों को वर्मा साहब यही तो समझाते हैं कि हाँ भाई, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि 6 महीने बाद बीमार हो जाएंगे तब इंश्योरेंस लोगे क्या? तो पोर्टेबिलिटी में कंपनी बहुत पैनी नजर से देखती है सर, कि कस्टमर गलती से बस बोल दे कि मेरे को प्रॉब्लम 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने से है, 1 साल से है, उसका तो वही कम क्लेम अटका देगी। कंपनियों को भी पता है ना सर कि सारा वर्क ना, वर्कमैनशिप आज की डेट में माइंड की रह गई है, और कुछ रह नहीं गया है। सारी वर्कमैनशिप माइंड की रह गई। यही तो बात है, कस्टमर्स को यही तो हमें समझाना है कि पॉलिसी वाइफ के साथ में बैठ के लें, जी फैमिली के साथ में बैठ के लें। जब जी कोई फैमिली पर्सन एडमिट हो तो उसका कोई भी डॉक्टर कंफर्मेशन देने से पहले एक बार एजेंट से बात करें, ठीक है। अब मैं एडमिट होने से एक पहले। जी 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 आधा मिनट और लूंगा आपका। जी ऐसा है ना, वो फैमिली के साथ नहीं बैठेंगे, वो फैमिली के साथ बैठेंगे ना तो उनको पता है वर्मा साहब मोटा प्रीमियम ले जाएंगे उठा के घर से। सर, वो इसीलिए तो बैठाना है, इसीलिए तो बैठाना कि पॉलिसी बड़ी लेनी है, छोटी हम बताएंगे ही नहीं और बड़ी वो लेंगे नहीं, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, एक और सर इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे 10,000 का एक डॉक्टर ने इनिशियल अप्रूवल कर दिया, तो फिर उसके बाद जैसे होता है डिक्लाइन, तो वो क्या रिम्बर्स हो जाता है या वो अप्रूवल आगे तक नहीं चलता, जो इनिशियल अप्रूवल होता है आधे पौने घंटे सर, में? इनिशियल अप्रूवल को डिक्लाइन अब जब होगा ना, वो फिर डिस्चार्ज के टाइम पे ही होगा। उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन इलाज चलेगा, इलाज के टाइम पे भी जो ट्रीटमेंट चला, इंडोर के पेपर वगैरह सब कुछ जाएंगे, वहां पर भी डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, बीमारी कुछ निकली ही नहीं, सिर्फ टेस्ट कराने के लिए पर्सन एडमिट हुआ था और डायग्नोसिस में कुछ नहीं आया, चाहे 4 दिन ही क्यों ना एडमिट रहा हो, क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। क्लेम इसीलिए लोग बाग मिलना। कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस यस। से दूर रहो। क्लेम जब भी मिलेगा सर, जब कोई डायग्नोसिस हो, कुछ निकल के आए, कोई बीमारी हो। कुछ लोग पॉलिसी का ये फायदा उठाना चाहते हैं, एडमिट हो जाओ, सारे बॉडी टेस्ट फ्री हो जाएंगे, कुछ निकलेगा तो है नहीं, मैं तो ठीक हूँ, निकल गया तो अपने आप इलाज करेंगे, और नहीं तो मैं तो आ जाऊंगा, मेरा कंपनी देगी अपने आप पैसा। ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं कंपनियां, है। जी जी कंपनियां बहुत बहुत अच्छे से काम करती हैं, सब पता होता है उनको, इसीलिए वो कैट्राइक और ऑफ ट्रिपल ये सब जो है इसमें भी वेटिंग लगाती है ना, उनको पता है इनिशियल कि अप्रूवल में पहली लाइन बहुत क्लियरली लिखी होती है, दिस इज नॉट ए फाइनल अप्रूवल, इट इज जस्ट ए कंफर्मेशन फॉर
process, start the process. It is not final approval. It can be consideration on the basis of final discharge. जब discharge होगा उसके basis पे final decision आएगा. ठीक है साहब, बहुत वैल्यूबल टाइम लिया आपका, काफी देर ले लिया, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद कोई वर्मा बात साहब। नहीं सर, सभी को इस बारे में नॉलेज मिली, कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी सीखा होगा, ताकि आपको इजी रहे. क्लेम मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी चीज है. हम लोग क्लेम से डरे ना, पोर्टेबिलिटी सही करें, जेन्युइन करें, जिससे आपका कस्टमर खराब ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे एक सर क्वेश्चन था झा साहब का, इनिशियल अप्रूवल के बाद सेकंड अप्रूवल के लिए, तो ऐसे हाँ. प्रैक्टिकल मैंने फेस किया हुआ है. तो सेकंड अप्रूवल में भी वो जेन्युइन क्लेम वो लोग पास कर देते हैं, जो भी बैलेंस अमाउंट होता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. मेरे साथ खुद हुआ है, क्लेम मिला है सर. बिल्कुल मिलता है. यस सर. बहुत रेयर केस में ही इनिशियल अप्रूवल आने के बाद फाइनल अप्रूवल रिजेक्ट होता है. नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में अप्रूवल के बाद डिक्लाइन नहीं होता कभी भी, अनटिल अनलेस पेशेंट को कुछ ना निकले, पेशेंट को कोई बीमारी ना हो, डॉक्टर्स ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हो, मैनिपुलेशन की हुई हो, वो एक अलग चीज है, सेपरेट चीज. सर ठीक है? बस जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. सीधी सी बात है सर, कंपनियों ने जो एक अंडरलाइन लगा रखी है उसके अंदर वो सारी चीजें करते हैं. वो नहीं चाहते कि किसी को नहीं देना, नहीं तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्यों बढ़ता रहेगा हर बार. इसीलिए और सर गुड जो पॉलिसी इज द सिस्टम ऑफ गुड फेथ, वाइज वर्सा है. जो आप गुड फेथ पे बता रहे हो उसी गुड फेथ पे पॉलिसी सर्व होगी. उसमें कुछ भी डेविएशन कर रहे हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल फिर आप खुद हैं, फिर कंपनी इसमें कुछ भी नहीं करेगी. ठीक है, चलिए, ठीक है सर, बाय थैंक फॉर यू द सर. डे. थैंक यू सो मच.